चलिए आज हम बात करते हैं कंपनी लॉ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ शेयर्स की। तो पहले हमारी बात होगी डेफिनेशन ऑफ शेयर्स। तो इसकी मीनिंग को अगर हम देखें तो मीनिंग को हम देखेंगे ये है शेयर्स रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ ओनरशिप। यूनिट ऑफ ओनरशिप, आई रिपीट, मीनिंग क्या है इसकी? रिप्रेजेंट्स यूनिट ऑफ ओनरशिप। और अगर हम बात करें सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, आई रिपीट, हम बात करें सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, तो ये हमारे शेयर जो होते हैं ये मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं तो ये ट्रांसफरेबल होते हैं। और ट्रांसफरेबल कैसे होंगे? अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से होंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या देखा हमने? सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि जो शेयर्स होते हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ शेयर। तो यहाँ पर हमें दिखेगा सबसे पहले इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहले ये एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। यहाँ पर जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स होते हैं। और इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। और ये जो होते हैं रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो हमने क्या देखा? जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इसमें वोटिंग राइट्स होता है जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं। डिविडेंड जो होता है इसका फिक्स नहीं होता है। और ये जो होते हैं रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए नाम से ही है प्रेफरेंस। तो जब पेमेंट की बारी आएगी तो इनको पेमेंट के समय पर ये इक्विटी से पहले इनको पे किया जाएगा। तो पेमेंट के केस में इनको प्रेफरेंस मिलेगा। और यहाँ पर जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। डिविडेंड यहाँ पर फिक्स्ड होता है। और यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी वोटिंग राइट्स होते हैं नहीं होते हैं। नो वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग राइट्स। और याद रखिएगा डिविडेंड इसमें क्या होते हैं? इक्विटी से पहले दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर। अब हम बात करेंगे कि जो शेयर्स अलॉटमेंट होता है उसकी प्रोसेस क्या है। तो हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट। तो इसकी एक प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले देखेंगे एक इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस होगा जिसमें सारी डिटेल होगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स को इश्यू किया जा रहा, क्या उसकी फेस वैल्यू होगी, इस तरह से। फिर नेक्स्ट होता है हमारा रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब ये एप्लीकेशन मनी क्या होता है? देखिए जब शेयर्स होता है तो जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो एप्लीकेशन के समय पर कुछ पैसा ले लिया जाता है, उसे एप्लीकेशन मनी कहते हैं। फिर एक अलॉटमेंट मनी होता है जब अलॉट किए जाते हैं शेयर्स। उसके बाद जो रिमेनिंग होता है उसको जब मंगाया जाता है, जो ईएमआई के फॉर्म में मंगाया जाता है, उसे कॉल मनी कहते हैं। उसको कॉल मनी कहते हैं। तो एक एप्लीकेशन मनी हो गई, एक अलॉटमेंट मनी हो गया और एक कॉल मनी हो गया। फिर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी के बाद क्या होगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखा जाएगा। मिनिमम कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर टेक एन एग्जाम्पल जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए था वो नहीं हो पाया तो सबकी एप्लीकेशन मनी वापस कर दी जाएगी। हाँ, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है तो उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग में एक बोर्ड रेजोल्यूशन लिया जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। बोर्ड में एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स।
अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, तो देखा जाएगा किसको कितने अलॉटमेंट दी जाएगी शेयर्स की, उसी हिसाब से अलॉटमेंट मनी लिया जाएगा। अब अलॉटमेंट के बाद क्या करना है इसमें कि जो एंट्री होगी, एंट्री इन रजिस्टर, एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर होगी, और उसके बाद लास्ट में होगा इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ये होगा इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू होगा, उसके बाद रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी होगा, फिर ये देखा जाएगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर देखा जाएगा बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट शेयर्स, फिर एंट्री होगी इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और लास्ट में होगा इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो ये है हमारा शेयर से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे। डायरेक्टर्स, आइए बात करते हैं। सो देखते हैं कि कैसे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट डायरेक्टर है, फर्स्ट डायरेक्टर्स, तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो यूजुअली जो उनका नाम हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें दिखाई देता है। यूजुअली इनका नाम हमें कहाँ दिखाई देता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाई देता है। और अगर नहीं है, नाम नहीं है, इफ नॉट, तो यहां पर क्या है, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं कंपनी के, वो इसको अपॉइंट करते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट डायरेक्टर यूजुअली हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है उनका नाम। अगर नहीं है तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर हैं वो इनको अपॉइंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर्स, एक सेकेंड, शेयर होल्डर्स, राइट, शेयर होल्डर्स। चलिए देखते हैं कैसे है। ये क्या होता है, दिस हैपेंड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जनरल मीटिंग की जाती है, जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी के समय पर होता है, एक्सक्यूज मी। तो ये कब होता है, दिस हैपेंड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और यहां पर क्या होता है, इट इज डन बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास किया जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। और ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है, ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है। तो हमने क्या देखा, जो एक है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स है, तो जनरल मीटिंग होती है, फिर इसमें एक ऑर्डिनरी रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और ये मोस्ट कॉमन मेथड है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम देखेंगे अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एडिशनल डायरेक्टर्स की जरूरत हो, एडिशनल डायरेक्टर्स की जरूरत हो, राइट, जैसे डायरेक्टर्स हमें और चाहिए, तो उसमें हमारे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो इनको अपॉइंट करते हैं। या दूसरा होता है हमारा कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। अब ये कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर क्या होता है, ऐसा होता है कभी कोई हमारे डायरेक्टर होते हैं, उनके टेन्योर से पहले वो जब रिटायरमेंट ले लेते हैं, आई रिपीट, उनका जो बचा हुआ टेन्योर होता है उससे पहले वो जब रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स हमारे कब होते हैं, जब कोई भी हमारा जो डायरेक्टर है वो एब्सेंट होता है, तो उस समय अपॉइंट किया जाता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी। तो अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी में कौन कौन आएगा, थर्ड पार्टी में आएंगे आपके जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड या और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट द डायरेक्टर्स। अब ये यूजुअली क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मनी होता है उसे इन्वेस्ट किया होता है इस कंपनी में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ने क्या किया होता है, जो मनी है उसे इन्वेस्ट किया जाता है, उनके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है मनी को, राइट। तब यहाँ पर इनका इंटरेस्ट हमें दिखाई देता है, किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। और एक है आपका लास्ट, अपॉइंटमेंट बाय ट्रिब्यूनल्स। तो अपॉइंटमेंट बाय ट्रिब्यूनल्स या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही। देखो ऐसा होता है कभी भी कंपनी में जो मिस मैनेजमेंट दिखाई देता है, कंपनी में मिस मैनेजमेंट या ऑपरेशन, ऑपरेशन, तो इस केस में क्या होगा कि जो डायरेक्टर होगा मे बी अपॉइंटेड बाय अथॉरिटीज सच एस, आई रिपीट, जब ये कंडीशन होगी तो डायरेक्टर जो होंगे मे बी अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी सच एस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लॉ ट्रिब्यूनल जिसे आप एनसीएलटी भी बोलते हैं, वो करेगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स की, राइट। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे, राइट। पावर्स ऑफ डायरेक्टर की जब बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं कंपनी को, कंट्रोल करते हैं कंपनी को। पर ध्यान देने वाली बात है, ये कंट्रोल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, राइट। और ये जो डायरेक्टर्स हैं वो एज अ एजेंट की तरह काम करते हैं और एक ट्रस्टी की तरह काम करते हैं। तो एजेंट की तरह मतलब वो कहीं ना कहीं एक एग्जीक्यूटिव एक्शन कर सकते हैं, और ट्रस्टी की तरफ मतलब वो हर चीज़ डिस्क्लोज करेंगे, उनका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें, राइट। और आगे थर्ड है, दे कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, अपना पर्सनल नहीं, कंपनी का बेनिफिट। तो ये है आपका पावर ऑफ डायरेक्टर्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो टॉपिक है हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो गवर्न होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गवर्न होता है सेक्शन 135, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आई रिपीट, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्न होता है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब हम बात करेंगे सीएसआर के, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो अगर एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो हमें क्या दिखाई देता है, ये कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर नेटवर्थ जो होगी वो 500 करोड़ होनी चाहिए या उससे ज्यादा, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, मोर नेटवर्थ, राइट। या दूसरी कंडीशन है, जो टर्नओवर है वो होना चाहिए ₹1000 करोड़ या उससे ज्यादा। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए, ₹1000 करोड़ या उससे ज्यादा। या नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए आपका 5 करोड़, ₹5 करोड़ और मोर। तो हमने क्या देखा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, या तो नेटवर्थ की बात करेंगे तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर की बात करेंगे तो 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो ये है आपका जो सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वाइंडिंग अप की, वाइंडिंग अप की अब हम बात करेंगे, वाइंडिंग अप। देखो वाइंडिंग अप क्या होता है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है, इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कंपनीज लाइफ
कंपनीज लाइफ टू एन एंड, टू एन एंड, तो इसे हम कहते हैं वाइंडिंग अप, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कंपनीज लाइफ टू एन एंड। अब ये कितने काइंड का होता है वाइंडिंग अप? तो काइंड की बात की जाए, सबसे पहला हमें दिखेगा वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल्स, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल्स, और ये कंपलसरी होता है। दूसरा हम देखेंगे वॉलंटैरली, वॉलंटैरली वाइंडिंग अप, वॉलंटैरली वाइंडिंग अप। अब वॉलंटरली जो वाइंडिंग अप है उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मेंबर्स वॉलंटरली वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप, मेंबर्स वॉलंटरली वाइंडिंग अप। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो अभी सॉल्वेंट है, कंपनी सॉल्वेंट है, मैंने इंसॉल्वेंट नहीं बोला, सॉल्वेंट बोला। यानी कि क्या है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो जितने भी उसके डेब्ट्स हैं, जितने भी उसकी उधारी है वो दे सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि अब कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए, राइट। जैसे इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ओनर जो है वो कहीं ना कहीं रिटायर होना चाहते हैं और बिजनेस को एंड करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम उसे कहते हैं वॉलंटरली वाइंडिंग अप। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सोलवेंट वाली कंडीशन होती है, राइट। अब इसी में जो वॉलंटरली वाइंडिंग अप में जो दूसरी कंडीशन है वो है आपकी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वॉलंटरली, वॉलंटरली वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप, क्रेडिटर्स वॉलंटरली वाइंडिंग अप। तो हमने देखा, पहले मैंने आपको बताया था कि मेंबर्स वॉलंटरली वाइंडिंग अप, और यहाँ पर है क्रेडिटर्स वॉलंटरली वाइंडिंग अप। तो यहाँ पर क्या होता है, कंपनी का इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कंपनी यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, कंपनी अपने डेब्ट्स को नहीं दे सकती, कंपनी अपने उधारी को नहीं दे सकती। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रेडिटर्स जो होते हैं कंट्रोल दी वाइंडिंग अप प्रोसेस, क्रेडिटर यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्रेडिटर्स। सो इसमें क्या होता है, इसमें क्रेडिटर्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्रेडिटर्स कंट्रोल करते हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कंपनी के पास बहुत सारे लोन हैं, ठीक है, और वो उसको रिपे नहीं कर पा रही है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लोन है तो उसे रिपे नहीं कर पा रही है, तो उस केस में हमारा क्रेडिटर वॉलंटरली वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग अप में हमने देखा सबसे पहले वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल हमने देखा जो कंपलसरी होता है। दूसरा मैंने बताया आपको वॉलंटरली वाइंडिंग अप बताया, जिसमें एक तो मेंबर्स जो हैं वो वॉलंटरली वाइंडिंग अप करते हैं, दूसरे में मैंने बताया क्रेडिटर्स वॉलंटरली वाइंडिंग अप कहते हैं। अब हम तीसरे को देखेंगे, तीसरा है आपका लिक्विडेटर, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है कि वो जो वाइंडिंग अप प्रोसेस है उसको मैनेज करे। तो ये एक वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है उसको मैनेज करे कौन, लिक्विडेटर, राइट। तो हमने देखा कि लिक्विडेटर कौन है, जो वाइंडिंग अप प्रोसेस को मैनेज करेगा, और इसे अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। तो एनसीएलटी से अपॉइंट करेगा, और यहाँ पर जो एनसीएलटी इसको चूज करेगा वो करेगा एक जो पैनल बनाया गया है, पैनल बनाया गया है किसके द्वारा, पैनल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, पैनल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस पैनल में कौन कौन है, इस पैनल में है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, और कंपनी सेक्रेटेरिएट्स होते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो अपॉइंट करता है वो एनसीएलटी करता है, और एनसीएलटी कहाँ से चूज करता है,
चूज फ्रॉम दी पैनल। अब ये पैनल जो है ये मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस पैनल में कौन कौन होते हैं? सीएस होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, राइट। अब जो हमारा लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर का एक पोजीशन क्या होती है? लिक्विडेटर की एक पोजीशन क्या होती है? पोजीशन क्या होती है? ये एक एज एन ऑफिसर होता है, ये ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल होता है, ये ऑफ द ट्रिब्यूनल, और फंक्शन करता है ये अंडर, फंक्शंस अंडर एनसीएलटी। एनसीएलटी मैंने बताया आपको, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट्स कंपनी ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो मैंने क्या बताया आपको, पोजीशन क्या है इसकी? एज ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल है, फंक्शंस अंडर एनसीएलटी, और रिप्रेजेंट करता है कंपनी ड्यूरिंग लिक्विडेशन। अब हम ड्यूटी की बात करेंगे इसकी। तो ड्यूटीज की बात मैं करूं अगर, तो लिक्विडेटर की ड्यूटी की बात करूं, ड्यूटीज की बात करूं, तो हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले टेक कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, तो कस्टडी ले लेगा कंपनी के प्रॉपर्टीज की, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टीज की कस्टडी ले लेगा। रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, और रियलाइजेशन ऑफ असेट्स करेगा, सेटलमेंट करेगा ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर, सेटलमेंट करेगा, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, पेमेंट ऑफ डेब्ट्स की बात करेगा, पेमेंट ऑफ डेब्ट्स देखेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस कर देगा, कंडक्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग करेगा, और फाइनल डिसोल्यूशन कर देगा, फाइनल डिसोल्यूशन कर देगा। कौन? लिक्विडेटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनी की। नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनी, इसकी बात करेंगे, ठीक है? नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनी। तो शुरुआत हम करेंगे नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, एक ही बात है। नेचर बोलूं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं, एक ही बात है। तो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे कि ये सू भी कर सकती है, सूड भी हो सकती है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि लीगल रिकॉग्निशन होता है इसको। तीसरा हम देखेंगे परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल सक्सेशन का मतलब है अगर मेंबर्स की डेथ भी हो जाती है फिर भी ये कंटिन्यू रहता है। जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, तो लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, राइट। इसके पास अपना कॉमन सील होता है, कॉमन सील। आगे देखते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है इसमें, ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है। और लास्ट में मैं कहूंगा सेपरेट प्रॉपर्टी होती है इसके पास अपनी, सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि कंपनी के नाम से आप मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, राइट। तो ये है इसके कुछ नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम काइंड की बात करेंगे, काइंड ऑफ कंपनीज या टाइप ऑफ कंपनीज। तो काइंड ऑफ कंपनीज में हम सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी के बेस पे हम देखेंगे, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, एक लिमिटेड बाय शेयर, एक है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक है आपके अनलिमिटेड कंपनी,
अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो ये कैसे हुआ? लायबिलिटी के आधार पे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स के आधार पे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, दूसरा है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, और वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो ये हो गया मेंबर के आधार पे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के हिसाब से हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। अब ओनरशिप के हिसाब से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे हमें क्या दिख रहा है? गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरी है आपकी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कैन देयर बी अ कंपनी विद ओनली वन मेंबर? क्या कोई कंपनी हो सकती है विद ओनली वन मेंबर? ओनली वन मेंबर कंपनी हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। तो अगर हम बात करें अंडर सेक्शन, माफ करना, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में अगर हम देखें तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स में हमें सबसे पहले दिखेगा, इसमें होता है वन मेंबर एंड वन नॉमिनी, वन मेंबर एंड वन नॉमिनी, वन मेंबर एंड वन नॉमिनी। दूसरा है ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी होगी इसकी, सेपरेट लीगल एंटिटी, मिनिमम वन डायरेक्टर, मिनिमम वन डायरेक्टर होगा। और ज्यादातर आप देखेंगे जो इसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ओपीसी का मतलब हो गया वन पर्सन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस की बात देख लेते हैं, एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या हैं इसमें? इनकरेजेस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं इनकरेज करता है। लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन, सिंपल मैनेजमेंट, क्योंकि एक छोटा सा है तो सिंपल मैनेजमेंट है इसका, कंपैरेटिवली सिंपल मैनेजमेंट। तो यहां से ये फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स। तो हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ प्रमोटर की, पोजीशन ऑफ प्रमोटर। तो क्या है ये जरा देखते हैं। अब प्रमोटर कौन होता है? देखो प्रमोटर वो होता है, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होता है हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। वो कंसीव करता है, कंसीव द आइडिया, कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये आइडिया इसी के पास होता है, कंसीव करता है आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एंड ऑल्सो नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन। और साथ साथ में नेसेसरी स्टेप भी लेता है वो किस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन।
इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कंपनी को वेल स्ट्रक्चर्ड बनाना, राइट? जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, इस तरह से सेपरेट लीगल एंटिटी दिलवाना, ये जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसी को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं, राइट? तो प्रमोटर कौन है? जिसके पास एक आइडिया कंसीव करता है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और इस कंपनी को कहीं ना कहीं वो इनकॉर्पोरेशन की तरफ ले जाता है, राइट? अब हम बात करेंगे लीगल पोजीशन की, बात करेंगे कि प्रमोटर का क्या एक लीगल पोजीशन है। लीगल पोजीशन क्या है इसकी? तो ये फिडुशरी, फिडुशरी का मतलब होता है कि जो ट्रस्ट में काम करता है, जो एक भरोसेमंद तरीके से काम करता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट की बात नहीं करता है, उससे फिडुशरी रिलेशन कहते हैं। तो इस व्यक्ति का, जो प्रमोटर है, इसका कंपनी से रिलेशन कैसा होता है? ट्रस्ट वाला होता है, ठीक है? आगे देखते हैं, नो सीक्रेट प्रॉफिट। नो सीक्रेट प्रॉफिट यानी कि प्रमोटर का कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं होता है, वो सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट की बात करता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ड्यूटी ऑफ फुल डिस्क्लोजर यानी कोई भी बात नहीं छुपाई जाएगी, हर बात डिस्क्लोज की जाएगी, ये ड्यूटी होगी। और लाइबल फॉर मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट, लाइबल फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ भी गलत होगा तो लाइबल कौन होगा? आपका प्रमोटर होगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है आपका किसके बारे में? ये है आपका प्रमोटर के बारे में, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम एक डिफरेंस देखेंगे बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है? तो इसको ऐसे देख लेंगे, बेसिस, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी मैंने लिखा और यहाँ पर पब्लिक कंपनी। तो डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिस में देखते हैं मिनिमम मेंबर। मिनिमम मेंबर, तो प्राइवेट कंपनी में 2 मिनिमम मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 7। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, पब्लिक में 7। मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम मेंबर्स की, तो प्राइवेट में 200 और पब्लिक में नो लिमिट। पब्लिक में हमारी कोई लिमिट नहीं है, राइट? अब हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें, तो प्राइवेट में रेस्ट्रिक्टेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, और यहां पर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफर होता है। आगे हम बेसिस की बात करें, इनविटेशन टू पब्लिक। इनविटेशन टू पब्लिक, तो प्राइवेट के लिए नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, और पब्लिक के लिए अलाउड। तो आप आईपीओस इशू कर सकते हैं, इनविटेशन कर सकते हैं, राइट? मिनिमम डायरेक्टर्स की बात की जाए, मिनिमम डायरेक्टर्स की, तो प्राइवेट में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और हमारे पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। आगे देखते हैं, आगे हमें दिखता है कि यूज ऑफ प्राइवेट, जैसे एक वर्ड होता है यूज ऑफ प्राइवेट, तो हमारे प्राइवेट के लिए मैंडेटरी होता है, यूज करना है, और हमारे पब्लिक के लिए नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। प्राइवेट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, पब्लिक में आप मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है? तो ये हमारा एक गैप है। तो देख लेते हैं एक बार, हमने क्या देखा कि प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और पब्लिक में 7 होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स की बात की जाए तो प्राइवेट में 200, पब्लिक में नो लिमिट। ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स की बात की जाए तो प्राइवेट में रेस्ट्रिक्टेड है, पब्लिक में फ्रीली है। इन्विटेशन टू पब्लिक की बात की जाए, जिसे हम आईपीओस कहते हैं, तो प्राइवेट में नॉट अलाउड, पब्लिक में अलाउड। और बात की जाए मिनिमम डायरेक्टर्स की बात की जाए तो प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। और यूज ऑफ प्राइवेट शब्द की बात की जाए तो प्राइवेट के लिए मैंडेटरी होता है पर पब्लिक के लिए मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी, आइए, तो हम क्या देखेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? देखिए, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी
becomes after incorporation company becomes an independent legal person from its member। हम अच्छी तरह जानते हैं उसकी एक लीगल सेपरेट एंटिटी हो जाती है, अपने मेंबर से अलग हो जाती है उसके, राइट। चाहे उसके मेंबर्स हों, चाहे उसके शेयर होल्डर्स हों या डायरेक्टर्स हों, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, राइट। और ये जो प्रिंसिपल सेट हुआ है, ये जो प्रिंसिपल सेट हुआ है, ये एक फेमस केस से हुआ है। वो केस है आपका सालोमोन वर्सेस सालोमोन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 का ये केस है। आई रिपीट, केस का नाम है सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897। तो इसमें ये साफ हुआ था कि जो एक कंपनी होती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। अब हम फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स में अगर हम देखें इसमें, तो फीचर्स में हम सबसे पहले देखेंगे इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कंपनी ओन प्रॉपर्टी कर सकती है, ओन प्रॉपर्टी कर सकती है, सू कर सकती है किसी को, या सूड भी हो सकती है, सू कर सकती है, सूड भी हो सकती है। और यहां पर क्या होती है, जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स होती है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो होती है वो लिमिटेड होती है। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या होती है, लिमिटेड होती है। और यहां पर क्या होता है, शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर, शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर, ओनर नहीं होते हैं, शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है उसे हमें ध्यान से देखना है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी के एक्सेप्शंस। इसको कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल भी कहा जाता है इसे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जैसे कि मैंने कहा था कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई जानबूझकर इंटेंशनली क्या कर रहा है, कंपनी के नाम पे सारे गलत काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो जो सही दिमाग लगेगा वो तो किसी ऑर्गेनिक पर्सन का ही लगेगा, पर लास्ट में फंसेगा कौन? क्योंकि अगर ये लीगल सेपरेट एंटिटी है तो ये इसके नाम पे वो जो ऑर्गेनिक पर्सन है वो गलत काम करेगा ना। तो इसीलिए हमें एक्सेप्शन होते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन देखते हैं जब बात होती है फ्रॉड की, जब इंटेंशनली फ्रॉड किया जा रहा है, राइट। तो उस केस में दूसरा है टैक्स इन्वेजन, टैक्स बचाने के लिए जबरदस्ती इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, तब भी एक्सेप्शन हो जाएगा। एनिमी कैरेक्टर आएगा, जब एनिमी कैरेक्टर, एनिमी के कैरेक्टर का मतलब जब से कंट्रोल किया जा रहा है, कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है, जो एनिमी नेशनल्स होते हैं हमारे, जैसे पाकिस्तान हमारे एक एनिमी नेशनल है, राइट। और एक है आपका शैम, SHAM, शैम, और डमी, DUMMY, 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 शैम और डमी कंपनी। तो यहां पर क्या होता है, एक फेक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कंपनी का एक फेक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। बस कंपनी को इसलिए बनाया गया है कि जो रियल ओनर है वो अपनी आइडेंटिटी इसमें छुपा पाए। तो एक शेल कंपनीज भी आप इनको कह सकते हैं। तो इसको कहा जाता है शैम और डमी, शैम और डमी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करेंगे, अब देखिए यहां पर जो एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है, वो है आपका एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप। अब एजेंसी रिलेशनशिप से मेरा मतलब क्या है, देखिए इफ द कंपनी इज एक्चुअली वर्किंग एज एन एजेंट, कंपनी एज एन एजेंट काम कर रही है ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो एज अ एजेंट काम कर रही है, किसके, अपने शेयर होल्डर्स का, अपने शेयर होल्डर्स। तो ये इस केस में क्या होगा कि शेयर होल्डर्स विल बी लायबल, शेयर होल्डर्स में बी लायबल, शेयर होल्डर्स में बी लायबल, में बी लायबल, ये चीज याद रखना। तो हमने क्या क्या देखा, एक्सेप्शंस क्या क्या देखे, एक तो फ्रॉड देखा, दूसरा टैक्स इन्वेजन देखा, टैक्स इवेजन देखा सॉरी, तीसरा हमने एनिमी कैरेक्टर देखा, चौथा हमने शैम और डमी कंपनी देखी, पांचवा हमने एजेंसी रिलेशनशिप देखी, राइट।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से ये फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये डिफाइन करता है स्कोप एंड लिमिट ऑफ द कंपनी एक्टिविटीज। कंपनी का स्कोप एंड कंपनीज की एक्टिविटीज को लिमिट बताता है उसकी। तो मैंने क्या कहा, एक तो स्कोप बताता है कंपनी का, और जो कंपनीज की एक्टिविटीज है उसकी लिमिट को दर्शाता है। अब क्या क्या इट स्टेट्स, क्या क्या बताता है ये? इट स्टेट्स मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी बताता है। आगे बताता है इंसिडेंटल और एंशिलरी ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा है अदर ऑब्जेक्ट्स इफ एनी, अदर ऑब्जेक्ट्स इफ एनी। तो मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है ये कहीं ना कहीं आपका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है, जो बताता है आपका स्कोप एंड कंपनी की जो एक्टिविटीज है उसकी लिमिट बताता है। इसका जो मेन ये क्या बताता है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी बताता है, इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स बताता है, और अदर ऑब्जेक्ट्स बताता है। इंसिडेंटल का मतलब होता है जुड़ा हुआ एक्टिविटी। जैसे अगर आप जैसे ट्रैक्टर बनाने वाली फैक्ट्री डालना चाहते हैं तो उसमें आपको स्टील चाहिए, राइट? तो ये स्टील जब आप ले रहे हैं या आप रेंट पे ज़मीन ले रहे हैं, ये सब आपका एंसिलरी बन जाता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज की इंपॉर्टेंस देखेंगे। तो ये डिफाइन करता है कंपनीज के पावर को, डिफाइन करता है कंपनीज के पावर को, डिफाइन करता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स भी देता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, लिमिट करता है डायरेक्टर्स की अथॉरिटीज को, डायरेक्टर की अथॉरिटीज को लिमिट करता है। पब्लिक नोटिस ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पब्लिक करता है, जिससे कि जो आउटसाइडर है वो कंपनी के बारे में जान सके, कंपनी के स्कोप को समझ सके। तो मैंने क्या बताया आपको कि किस तरह से इसका इंपॉर्टेंस क्या ऑब्जेक्टिव क्लॉज का, ये डिफाइन करता है कंपनी के पावर को, प्रोटेक्शन करता है शेयर होल्डर्स की, प्रोटेक्शन करता है क्रेडिटर्स की, लिमिट करता है डायरेक्टर्स की अथॉरिटी को, और पब्लिक नोटिस जो है उसको MOA को ये पब्लिक नोटिस की तरह पब्लिक करता है, जिससे कि बाहर के लोगों को पता चले कंपनी के स्कोप को, राइट? तो यहाँ से फिनिश होता है। अब हम चर्चा करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, अल्ट्रा वायरस की बात करेंगे। क्या है? देखिए, ये होता है एनी एक्ट डन बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज। कोई भी एक्ट है, एनी एक्ट डन बियॉन्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड करता है, वो अल्ट्रा वायरस होगा। और सच एक्ट आर वॉइड, सच एक्ट क्या होंगे? वॉइड होंगे। एंड कैनॉट बी रेटिफाइड, कंप्लीटली वॉइड होंगे, और वो रेटिफाइड भी नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक्ट जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड का होगा वो अल्ट्रा वायरस होगा, और ऐसा एक्ट कंप्लीटली वॉइड होगा और कैनॉट बी रेटिफाइड, राइट? अब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे एक केस है आपका आशबरी, ASH, आशबरी रेलवे कैरेज कंपनी,
वर्सेस रिचे, RICHA, रिचे। कब का केस है? 1875। तो यहां पर था कि कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड वॉइड। क्या कहा मैंने? कॉन्ट्रैक्ट। इस केस से ये निकल के आया था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर वो बियॉन्ड बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होगा, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होगा, तो वो क्या डिक्लेयर होगा? वो वॉइड डिक्लेयर होगा, वॉइड डिक्लेयर। तो ये केस याद रखेगा, अशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे। अशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिचे, 1875 का केस। आगे हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस। इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? इफ अ कंपनी परफॉर्म अल्ट्रा वायरस एक्ट, अगर कोई कंपनी अल्ट्रा वायरस एक्ट परफॉर्म करती है तो नंबर 1 क्या होगा? कोर्ट कैन स्टॉप द एक्ट, स्टॉप द एक्ट। इसको हम इंजंक्शन कहेंगे, इंजंक्शन, इंजंक्शन। जहां पर कोर्ट क्या करेगा? स्टॉप द एक्ट, अगर वो अल्ट्रा वायरस होगा। दूसरा, डायरेक्टर में डायरेक्टर may become पर्सनली लाइबल, पर्सनली लाइबल। डायरेक्टर में बिकम पर्सनली लाइबल अगर कंपनी कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट करती है। तीसरा हम देखते हैं मेंबर्स। मेंबर्स से यहां पर मतलब है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कैन टेक एक्शन, कैन टेक एक्शन अगर कंपनी कोई एक्ट कैसा कर रही है? अल्ट्रा वायरस कर रही है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे इसका एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? ठीक है, लेट्स सी। एक्ट्स incidental, incidental to main object, to main object। अब देखिए ऐसा है, मैंने बताया था इंसिडेंटल का मतलब होता है उससे जुड़े हुए। जैसे ट्रैक्टर बनाने के लिए आपको स्टील चाहिए, ज़मीन चाहिए, लोन चाहिए, तो इंसिडेंटल हो जाते हैं। तो इंसिडेंटल के केस में अगर वो जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उससे बाहर की चीज़ें कर रहे हैं इंसिडेंटल के केस में, तो उसमें किसी भी तरह से एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस नहीं चलेगा, राइट? जब बात होगी इंसिडेंटल की। आगे देखते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंफ्रा वायरस कंपनी, अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस कंपनी। अब इसका क्या मतलब है? अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायरस कंपनी। इसका मतलब है इफ डायरेक्टर एक्सीड करता है अपनी अथॉरिटी से ज्यादा, डायरेक्टर क्या कर रहा है? अपनी अथॉरिटी से ज्यादा एक्सीड कर जा रहा है, बट कहीं ना कहीं जो एक्ट हुआ है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर ही हुआ है, कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर ही हुआ है, तो ये एक एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिर अल्ट्रा वायरस नहीं चलेगा, यानी कि वो जो एक्ट है उसको हम वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो क्या देखा हमने? अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्ट अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, परंतु वो जो एक्ट हो रहा है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो रहा है, तो उस केस में ये एक्सेप्शन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? तो यहीं से फिनिश होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल इन फॉस, FOSS, फॉस वर्सेस हार्बोटल, HARBOTTLE। तो फॉस वर्सेस हार्बोटल, ये केस क्या है? तो इसमें से टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल के आए, टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। अब टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला, प्रॉपर प्लेंटिफ, प्रॉपर प्लेंटिफ रूल। प्रॉपर प्लेंटिफ रूल का मतलब क्या है? कि कंपनी इटसेल्फ प्लेंटिफ, कंपनी इटसेल्फ प्लेंटिफ, कंपनी इटसेल्फ प्लेंटिफ।
तो पहला है प्रॉपर प्लेंटिव रूल और दूसरा है मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी रूल। अब इसमें क्या है मेजोरिटी रूल? देखिए यहाँ पर जो है मेजोरिटी जो है वो शेयर होल्डर्स की है। तो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कंट्रोल द इंटरनल मैनेजमेंट, कंट्रोल द इंटरनल मैनेजमेंट। क्या देखा हमने कि मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स कंट्रोल द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो मेजोरिटी रूल का मतलब क्या हो गया? जो शेयर होल्डर्स है उनकी जो मेजोरिटी है वो इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो ये है हमारे टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कहाँ के, जो ये केस था फॉस वर्सेस हार्ड बॉटल का, राइट। अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस क्या है एक बार देख लेते हैं। एक्सेप्शन में यहां पर आएगा प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, देखिए इसमें है कि इफ सम सिचुएशन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू फाइल अ केस। कुछ सिचुएशन में क्या हो सकता है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। अब वो सबसे पहली कंडीशन क्या है? अल्ट्रा वायरस एक्ट होना चाहिए, अल्ट्रा वायरस एक्ट होना चाहिए। यानी कि कंपनी क्या करती है, कहीं ना कहीं वो अपने लीगल पावर, अपने ऑब्जेक्टिव से, राइट, बियॉन्ड काम करती है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा है आपका फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। देखिए अगर कोई मेजोरिटी है वो कमिट करता है फ्रॉड अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, तो उस केस में क्या होता है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं दे कैन गो टू कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तीसरा है आपका एक्ट्स रिक्वायरिंग, एक्ट्स रिक्वायरिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसमें क्या है, इफ अ मैटर लीगली रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर कोई मैटर है वो लीगली रिक्वायर करता है स्पेशल रेजोल्यूशन का, परंतु जो मेजोरिटी है वो पास करती है उसको एक सिंपल तरीके से, उसमें किसी भी तरह से एक स्पेशल रेजोल्यूशन का नहीं लाया जा रहा है, तो उस केस में क्या कर सकता है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो लोग इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं, राइट। तो कोई एक्ट ऐसा है जहां पर लीगली उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, पर जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसा फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इसको चैलेंज कर सकते हैं, राइट। अब जो फोर्थ है वो है आपका वॉयलेशन ऑफ पर्सनल राइट्स, वॉयलेशन ऑफ पर्सनल राइट्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि डिनायल ऑफ वोटिंग राइट्स हो रहा है, आपको वोट नहीं देने दिया जा रहा है, और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मीटिंग में नहीं बैठने दिया जा रहा है, तो जो पर्सनल राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं वॉयलेट किया जा रहा है, तो उस केस में भी आप कोर्ट जा सकते हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारे के सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो किसके हैं, जो हमारा केस आया था फॉस वर्सेस हार्ट बॉटल में, राइट। तो इसमें जो प्रिंसिपल थे कि कंपनी इटसेल्फ प्लेंटिफ हो सकती है, दूसरा है मेजोरिटी रूल, पर उसमें कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है यहां पर वॉलेंटरली ट्रांसफर होता है, वॉलेंटरली ट्रांसफर होता है ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स, वॉलेंटरली ट्रांसफर होता है ओनरशिप ऑफ शेयर्स, और जो शेयर दे रहा है, जो गिवर होता है, जो गिवर होता है उसको हम ट्रांसफेरर कहते हैं, ट्रांसफेरर। और जो रिसीवर होता है, रिसीवर होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफेरी, ट्रांसफेरी। तो गिवर जो होता है वो ट्रांसफेरर होता है, रिसीवर जो होता है वो ट्रांसफेरी होता है। अब इसमें जो प्रोसीजर है उसकी हम बात करेंगे। तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले देखेंगे प्रोसीजर क्या है इसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सिक्यूशन होगा ऑफ ट्रांसफर डीड। तो एक ट्रांसफर डीड का एक्सिक्यूशन होगा, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म है, फॉर्म का नाम है SH4। SH4 जो फॉर्म है उसको प्रिपेयर किया जाएगा, फिर उसके बाद ड्यूली स्टैम्प्ड होगा, ड्यूली स्टैम्प्ड।
फिर आपका साइंड बाय बोथ दी पार्टीज, साइंड बाय बोथ दी पार्टीज, बोथ दी पार्टीज, ट्रांसफरर और ट्रांसफेरी, ठीक है। आगे क्या होगा, फिर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट होगा, तो शेयर सर्टिफिकेट की डिलीवरी होगी। तो जो ट्रांसफर डीड है एंड शेयर सर्टिफिकेट है, आई रिपीट, जो ट्रांसफर डीड है जो पहले स्टेप में हमने देखा, और जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं सबमिट होगा कंपनी को। दोनों ही, एक ट्रांसफर डीड आपका और एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को क्या होगा, सबमिट होगा। नेक्स्ट है आपका, यहां पर फिर आपको अप्रूवल चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या चाहिए, अप्रूवल। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल दे देंगे तो उसकी एंट्री होगी रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो इसकी एंट्री होगी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, इसकी एंट्री होगी, ठीक है। आफ्टर अप्रूवल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया है, तो कंपनी का जो रिकॉर्ड है, तो नेम ऑफ जो ट्रांसफरी है, जो रिसीवर है, उसका नाम इसमें आ जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अंत में क्या होगा, इश्यू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट होगा, इश्यू ऑफ न्यू शेयर सर्टिफिकेट, न्यू शेयर सर्टिफिकेट का इश्यू होगा, राइट। तो यहां पर इतना ही है। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, ठीक है। तो यहां पर है कि ये जो रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये स्टैब्लिश हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकंड से, TURQUAND। आई रिपीट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकंड से ये स्टैब्लिश हुआ था, ये रूल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। और इसीलिए ये जो है ये रूल कहलाता है आपका टरकंड रूल भी कहलाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पर्पस क्या है इस डॉक्ट्रिन का, ठीक है। पर्पस है इसका टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करना, हु आर डीलिंग विद द कंपनी, जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं आपके, राइट, हु आर डीलिंग विद द कंपनी। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, वो कहता है कि अ डायरेक्टर कैन बोरो मनी ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि जो डायरेक्टर है वो मनी तभी बोरो कर सकता है जब वो शेयर होल्डर से अप्रूवल ले सकता है। और अगर डायरेक्टर बोरो करता है मनी फ्रॉम अ बैंक एंड द बैंक बिलीव डेट अप्रूवल वाज टेकन, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी है कि डायरेक्टर पैसा तभी बोरो करेगा जब शेयर होल्डर्स हाँ बोलेंगे, ठीक है, अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर। और अगर डायरेक्टर किसी बैंक से लोन ले रहा है तो ये माना जाएगा कि इसने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले रखा है, राइट। तो बैंक इस बात को बिलीव करेगा, क्योंकि बैंक देखेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी गई है, तो बैंक उसे बिलीव करेगा, चाहे अप्रूवल लिया नहीं लिया वो अलग बात है, पर बैंक तो इसी बात में बिलीव करेगा, ट्रस्ट में चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, इसे कहते हैं, सबसे पहला आएगा इसमें एक्सेप्शन, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज, अगर कोई किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं, राइट, तो उस समय ये जो डॉक्ट्रिन है इंडोर मैनेजमेंट वाली, ये काम नहीं करेगी। अगर कुछ नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटीज पाई जा रही है, अगर फॉर्जरी पाई जा रही है, फॉर्जरी मतलब माल प्रैक्टिस करना, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये इसमें भी लागू नहीं होगी, राइट। और जो इरेगुलरिटीज है उसमें अगर शक भी हो जाए, सस्पिशन हो जाए, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटीज हो जाए, शक भी हो जाए, तब भी उसमें ये डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगी। और जो भी हमारे एक्ट्स होते हैं जो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होते हैं, वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि एक हमने डॉक्ट्रिन की बात करी जिसे हम इंडोर मैनेजमेंट कहते हैं,
ये स्टैब्लिश हुआ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन से, और पर्पस क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर हु आर डीलिंग विद द कंपनी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप किसी भी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं वो आपका इनकॉर्पोरेशन होता है, जिससे आप लीगल सेपरेट एंटिटी दिलवाते हैं, राइट। तो देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस को अगर देखा जाए तो इसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा आपका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है शेयर होल्डर्स की, तो लायबिलिटी क्या हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। परपीचुअल सक्सेशन रहता है, परपीचुअल सक्सेशन रहेगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर होंगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होंगे, और लार्ज कैपिटल आप इशू करा सकते हैं लार्ज आईपीओस के थ्रू, राइट। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? कॉम्प्लेक्स लीगल फॉर्मेलिटीज हो जाता है, तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एक्सपेंसिव फॉर्मेशन होता है, ये एक्सपेंसिव फॉर्मेशन हो जाता है। लैक ऑफ सीक्रेसी होता है, क्योंकि फिर आपको पब्लिक डोमेन में अपने जो भी डेटा है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो लैक ऑफ सीक्रेसी हो जाती है। और यहाँ पर हो जाता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का सेपरेशन हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये है इनकॉर्पोरेशन का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल सिंथेसिस की। कॉन्सेप्चुअल सिंथेसिस की, कॉन्सेप्चुअल सिंथेसिस, जहां पर हम देखेंगे द बाउंड्रीज ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। तो यहां पर हम सिंथेसिस देखेंगे दो का, एक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, और एक है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। दोनों की हमने चर्चा कर ली है, तो यही सिंथेसिस है। तो सबसे पहले कोर प्रिंसिपल की बात की जाए, कोर प्रिंसिपल क्या है इन दोनों का? तो कोर प्रिंसिपल आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड इट्स एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड कंपनी काम नहीं कर सकती, बियॉन्ड काम नहीं कर सकती, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या है कि जो आउटसाइडर है, आउटसाइडर ये एज्यूम करते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं उसी के अनुसार कंपनी काम कर रही है। जो इंटरनल रूल्स हैं, इंटरनल जो रूल्स हैं वो बिल्कुल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखे थे उसी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। तो एओए को हम जोड़ देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और एमओए को हम जोड़ देते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस से। दूसरा है हु इज प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड में अगर हम देखें ध्यान से, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में कौन प्रोटेक्ट है? शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। और हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कौन कौन है? आउटसाइडर्स, आउटसाइडर फ्रॉम इंटरनल इरेगुलरिटीज, तो आउटसाइडर है। केस लॉ की बात की जाए, जो हमने पहले भी करी थी, जो हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है उसमें हमारा आशबरी रेलवे कैरेज, आशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिचे केस आता है। और हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में आता है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड केस, राइट। और नेचर ऑफ एक्ट की बात करें, अगर हम नेचर ऑफ एक्ट की बात करें, तो यहाँ पर एक्ट आर कंप्लीटली वॉइड हो जाता है और वो रेटिफाई भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो एक्ट्स हैं बाइंडिंग है, बाइंडिंग है ऑन द कंपनी, जिससे कि प्रोटेक्शन ऑफ द आउटसाइडर हो जाए, तो बाइंडिंग है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहीं से पूरा का पूरा एंड होता है, तो इसी का रिवीजन करना है, राइट। तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद।